हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 11th में आज हम चैप्टर नया स्टार्ट करेंगे। सेल के बारे में आप सभी को पता है, कोशिका और कोशिकांगों के बारे में आप सभी जानते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे जिसमें आप सेल डिवीजन के बारे में जानेंगे कि किस तरह से कोशिका जो है वो विभाजन करती है, उसमें कितनी प्रावस्थाएं आती हैं और किस तरह से नई कोशिका का निर्माण होता है। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और स्टार्ट करेंगे सेल डिवीजन। क्लास 11th का बच्चों चैप्टर नंबर 10 है कोशिका चक्र के बारे में और कोशिका विभाजन के बारे में। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन किसके बारे में पढ़ना है हमको? सेल साइकिल यानी कि कोशिका चक्र एंड सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन के बारे में। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन यानी कि कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। छोटी क्लास से ही आप सभी पढ़ते आए हैं कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होती है? कोशिका क्या होती है? किसी भी जीवन की मूलभूत इकाई होती है, संरचनात्मक भी और क्रियात्मक भी। यानी कि किसी भी जीवन का जब निर्माण होता है तो उसमें कोशिका ही सबसे पहला वो इकाई होती है जिसके द्वारा उस जीवन का निर्माण होता है, और उसमें हो रही हर प्रकार की प्रक्रियाओं की भी मूलभूत इकाई क्या होती है? कोशिका ही होती है। यानी कि कोशिका जो है वो क्या है? क्रियात्मक और संरचनात्मक दोनों इकाई क्या है? कोशिका ही है। तो ये क्या कह सकते हैं कि कोशिका नहीं है तो कुछ भी नहीं है जीवन से रिलेटेड। क्रियात्मक भी और संरचनात्मक भी। संरचनात्मक का मतलब उसकी संरचना कोशिका से ही बनेगी, और क्रियात्मक का मतलब कि उसमें जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, उन फंक्शंस, हर फंक्शन में क्या होता है? कोशिका ही पार्टिसिपेट करती है, कोशिका ही भाग लेती है अलग अलग तरीके से कोशिका। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कोशिका चक्र के बारे में और कोशिका विभाजन के बारे में। तो कोशिका क्या है? क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है किसी भी जीवन की। कोशिका क्या है? क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बड़ा ही क्यों ना हो, छोटा ही क्यों ना हो, एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, जीवन की शुरुआत किससे होती है? एक सिंगल सेल से। यानी कि एक सिंगल सेल से ही जीवन की शुरुआत होती है। अब इसमें चौंकने वाली बात है, बच्चे कभी कभी सोचते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे इतने सिंगल सेल से, कैसे एक ही कोशिका से इतने बड़े ऑर्गेनिज्म जैसे कि आप और मैं, हम लोग एक बहुकोशिकीय जीव हैं, तो हम लोगों का इतना बड़ा शरीर किसी एक ही सिंगल सेल से कैसे निर्माण हो जाता है ना? तो आपने जीवन चक्र के बारे में जानते हैं आप सभी कि किसी भी शिशु का जन्म होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके बाद क्या होता है? वयस्कावस्था आती है, उसके बाद जनन की प्रावस्था आती है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है? वृद्धावस्था आती है, उसके बाद जीर्णावस्था आती है, और उसके बाद क्या होता है? किसी भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है या किसी भी जीव की मृत्यु हो जाती है। तो वो क्या है? ये पूरा चक्र क्या कहलाता है? जीवन चक्र कहलाता है। इसी तरह से कुछ प्रक्रियाएं एक कोशिका के साथ भी होती हैं, क्योंकि आप जब छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तो आपने इतना पढ़ा कि कोशिका क्या है? कोशिका क्या है? किसी भी जीव की क्रियात्मक इकाई और संरचनात्मक इकाई है। इकाई का मतलब कि उतनी बड़ी जीव में जो सिंगल सेल है वो क्या है? जो पहला चीज जो
जरूरत थी जिसकी किसी भी जीवन को बनाने में, वो क्या थी? कोशिका ही थी। तो कोशिका क्या है? फंक्शनल यूनिट भी है और स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। ठीक है, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो सभी सेल्स की ही नहीं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी विशेषता है। जो आपका ग्रोथ है, किसी भी जीव में जो विकास होता है, जो ग्रोथ होता है वो, और जो रिप्रोडक्शन होता है, जो जनन की प्रक्रिया होती है, वो क्या है? वो हर सजीव का विशेषता है। हर सजीव में, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ भी होती है और रिप्रोडक्शन भी होता है। तो ये हर कोशिका में भी होता है, यानी हर एक कोशिका में ग्रोथ भी होती है और विभाजन होती है, यानी कि कोशिकाएं अपनी संख्या को बढ़ाती रहती हैं। तो हम कह सकते हैं कि उनके अंदर जनन की भी प्रक्रिया होती है। तो सभी सेल्स दो पार्ट्स में डिवाइड होकर के रिप्रोडक्शन करती हैं। क्या करती हैं? दो पार्ट्स में डिवाइड होकर के वो रिप्रोडक्शन करती हैं। सेल्स जो है उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेल्स जो है, कोशिकाएं जो हैं वो दो भाग में बंट करके क्या करती हैं? जनन की प्रक्रिया करती हैं, रिप्रोडक्शन करती हैं। इनका रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन को अगर हम तोड़ दें, अगर इस वर्ड को हम अलग से तोड़ के लिखें तो इसका क्या मतलब हुआ? रिप्रोडक्शन, यानी कि दोबारा से उसका प्रोडक्शन होना। रिप्रोडक्शन का अगर आप उसको तोड़ देते हैं तो वो वर्ड आता है री प्लस प्रोडक्शन, यानी कि कोशिका के द्वारा एक नई कोशिका का जन्म होना क्या कहलाएगा? रिप्रोडक्शन। कोशिका का रिप्रोडक्शन का मतलब कोशिका विभाजित होकर के दो भागों में बंट करके क्या करती है? एक नई कोशिका का निर्माण करती है। क्या करती है? एक न्यू सेल का निर्माण करती है। तो जिससे जन्म होता है वो क्या कहलाता है? आपका मात्र कोशिका कहलाती है। और जिसका जन्म होता है वो क्या कहलाती है? संतति कोशिका या डॉटर सेल कहलाती है ना? आप सबको पता है कि जिससे जन्म होता है, जैसे हमारा जन्म किससे हुआ है? हमारे माता पिता से हुआ है और हम उनकी क्या हैं? संतानें हैं। तो क्या ये हम नहीं कह सकते हैं कि जो जन्म होता है वो किससे होता? वो उसको क्या कहते हैं? मात्र कोशिका। और जिसका जन्म होता है वो क्या कहलाती हैं? संतति कोशिकाएं या डॉटर सेल्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? संतति कोशिका या डॉटर सेल। डॉटर सेल कहलाती है। और मात्र कोशिका क्या कहलाती है? पेरेंट सेल। ठीक, अब मात्र कोशिका से संतति कोशिका बनने के बीच में कुछ चेंजेस होते हैं। कुछ क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं। तो अब ये जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स होती हैं ये स्वयं ग्रोथ भी कर सकती हैं और डिवीजन भी करती हैं। तो जैसे जीवन चक्र के बारे में मैंने आपको बताया कि जीवन चक्र में कुछ प्रावस्थाएं होती हैं। जीवन जन्म लेने के बाद ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, उसके बाद वयस्कावस्था आ जाती है, यानी एडल्टहुड आता है, उसके बाद जनन की प्रावस्था आती है, व्यक्ति अपने समान संतान उत्पन्न करता है, उसके बाद फिर वृद्धावस्था आती है और उसके बाद फिर मृत्यु होती है। तो वो किसी मनुष्य का जीवन चक्र हुआ। इसी तरह से शरीर जो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, हर एक कोशिका का भी अलग चक्र होता है और हर एक कोशिका के अंदर उसका कोशिका चक्र जो है वो चलता रहता है। तो कोशिका चक्र कोशिका विभाजन के फलस्वरूप संपन्न हो पाता है। यानी कि अगर कोशिका चक्र को कंप्लीट होना है तो उसमें किसकी? कोशिका विभाजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो अगर सिंगल पेरेंट सेल है और उसकी संतति है, ग्रोथ और डिवीजन के बाद एक नई सेल पॉपुलेशन का निर्माण करती है, इसका फॉर्मेशन करती है। तो ग्रोथ और डिवीजन के कई साइकिल्स के बाद एक सेल से लाखों सेल्स वाले स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो किसके बाद हो जाता है? इसके लिए कौन सा स्टेप होता है?
कोशिका चक्र में क्या होता है? ग्रोथ, क्या होती है? ग्रोथ होती है और डिवीजन होती है, ग्रोथ एंड डिवीजन। तो ग्रोथ और डिवीजन के फलस्वरूप क्या होता है? एक सेल से लाखों सेल्स वाले स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है। किसके फलस्वरूप? ग्रोथ एंड डिवीजन के फलस्वरूप, ग्रोथ और डिवीजन के फलस्वरूप एक सेल से लाखों सेल्स वाले स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। लाखों सेल वाले स्ट्रक्चर, लाखों सेल वाली संरचना का निर्माण हो जाता है या फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो शिशु है वो कैसा है? वो सिंगल सेल नहीं है, वो बहुत सारी लाखों कोशिकाओं से मिल करके बना हुआ एक जीव है। लेकिन जो शुरुआत हुई शिशु के बनने की प्रक्रिया में, जो शुरुआत थी वहां पे क्या एक सिंगल सेल से ही शुरुआत हुई और उस जब माँ के गर्भ में बच्चा था उस समय पे गर्भावस्था के दौरान क्या हुआ? 9 मंथ्स तक बहुत बार, लाखों बार कोशिका चक्र चला हर एक कोशिका में, और हर कोशिका में क्या होता रहा? कोशिका विभाजन होता रहा और उसके बाद एक जीव बन गया जो लाखों सेल्स यानी कि कह सकते हैं एक बहुकोशिकीय जीव था। तो हर कोशिका में क्या हुआ? हर कोशिका में क्या हुआ बच्चों? हर एक कोशिका में ग्रोथ हुई और हर एक कोशिका में क्या हुआ? विभाजन हुआ। यानी कि कोशिका में वृद्धि हुई और विभाजन हुआ। क्या हुआ? वृद्धि हुई और विभाजन हुआ। ठीक, तो अब क्या आप ये कह सकते हैं कि कोशिका चक्र में कितनी प्रावस्थाएं होती हैं? अगर हम ये देखें कि कोशिका चक्र में कितनी प्रावस्थाएं होती हैं, तो हम क्या देख रहे हैं? कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं। पहले हम कोशिका को समझते हैं, तो कोशिका में किस तरीके से कोशिका चक्र होता है, यानी कि चक्र का मतलब क्या हुआ? एक साइकिल। कुछ फेजेस होंगे, कुछ फेजेस होंगे, है ना? कुछ फेजेस होंगे और उसके बाद क्या हुआ? ये चक्र जो है, साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कुछ फेजेस होंगे जिससे ये साइकिल क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? आपका कोशिका चक्र कहलाता है। तो इस कोशिका चक्र में सबसे पहले क्या होता है? एक कोशिका है, मान लीजिए एक कोशिका है, मान लीजिए एक कोशिका है और उस कोशिका के अंदर क्या होता है? हर एक कोशिका के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एक कोशिका फिर वृद्धि करती है, यानी कि न्यूक्लियस बड़ा होता है और न्यूक्लियस के बाद कोशिका भी बड़ी होती है। ठीक, ये था पहला स्टेप। ये क्या है? पहला स्टेप, जहां पे क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या आता है? सेकेंड स्टेप जो आता है, फर्स्ट स्टेप क्या था कि कोशिका के अंदर क्या हुई? कोशिका की वृद्धि हुई, उसके अंदर जो पदार्थ था वो भी बड़ा हुआ। बिल्कुल आप उसको अपने जीवन से रिलेट करके देखिए कि हम छोटे बच्चे थे, हमारे अंदर क्या हुई? वृद्धि हुई, यानी कि हमारे अंदर क्या हुई? हमारे शरीर में क्या हुई? ग्रोथ हुई। उसके बाद क्या हुआ? इसके अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है। आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि न्यूक्लियर मटेरियल क्या होता है। तो न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है, क्रोमैटिन फाइबर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब उसमें क्रोमैटिन फाइबर्स बढ़ जाते हैं, यानी कि क्या हो जाती है? उसमें उनकी संख्या बढ़ जाती है, यानी कि जो मात्रा थी क्रोमैटिन फाइबर्स की वो कैसी हो गई? बढ़ गई। यानी कि थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा था, अब ये जो है वो ज्यादा दिखाई पड़ने लगा। यानी कि इसमें क्या हुआ? डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। डीएनए का क्या हुआ? रेप्लिकेशन
रेप्लिकेशन हुआ। डीएनए के रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि जो भी न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल था उसने अपनी प्रतिकृति बनाई या रेप्लिका बना दी। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आप सभी को पता है कि डीएनए प्रेजेंट होता है। तो डीएनए ने क्या किया, अपने आप को रिप्लाई किया, यानी कि रेप्लिकेशन करके क्या हुआ, डीएनए की प्रतिकृति बन गई, डीएनए की प्रतिकृति बनी, यानी अपने जैसे बहुत सारे कॉपी बना दी, फोटोकॉपीज, बहुत सारी फोटोकॉपीज बन गई। अब ये पहला चक्र जो कोशिका चक्र है उसमें पहला फेज क्या था, वृद्धि हुई। दूसरा फेज क्या था कि डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। उसके बाद जो तीसरा फेज है, तीसरे फेज में क्या होगा, तीसरे फेज में हो जाएगा बच्चों विभाजन। तीसरे फेज में क्या होगा, तीसरे फेज में हो जाएगा विभाजन, यानी कि डिवीजन हो जाएगा। अब इस डिवीजन के फलस्वरूप क्या होगा, इस डिवीजन के फलस्वरूप एक कोशिका है, उसके अंदर क्या हुई, वृद्धि हुई। उसके बाद क्या हुआ, आपका डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ और उसके बाद क्या हुई, दो नई सेल्स का निर्माण हो गया। क्या हुआ, दो नई सेल्स का निर्माण हो गया। तो क्या ये जो सेल है पहले स्टेज में हम देख रहे हैं, ये जो है ये क्या कहलाई, ये कहलाई आपकी मातृ कोशिका। क्या कहलाई, ये कहलाई आपकी मातृ कोशिका। मातृ कोशिका में क्या हुई, यहाँ पे हुआ वृद्धि, यानी कि ग्रोथ। क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। अब ग्रोथ के बाद यहाँ पे क्या हुआ, डीएनए की प्रतिकृति बनी, यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल था वो ज्यादा हो गया, कंडेंस हो गया, और उसके बाद यहाँ पे वो क्रोमोसोम्स के रूप में भी कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या बनी, डीएनए की प्रतिकृति बनी, और उसके बाद क्या हुआ, विभाजन हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, स्टेज 2 में प्रतिकृति बनी, और स्टेज 3 में क्या हुआ, डिवीजन हुआ, यानी कि विभाजन हुआ, और विभाजन के फलस्वरूप दो नई कोशिकाएं बन गई। तो ये क्या कहलाई, ये दोनों क्या कहलाई, ये संतति कोशिकाएं कहलाई, संतति कोशिकाएं। ठीक, यानी कि अब इसी तरह से ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ये जो 3 फेज हैं, ये 3 फेज मिल करके क्या करते हैं, एक कोशिका चक्र बनाते हैं। अब उसके बाद फिर क्या होगा, फिर आगे वही चीज फॉलो होगी, यानी कि एक इसी संतति कोशिका में ग्रोथ होगी। फिर वही पहला वाला स्टेप आया, ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होने के बाद क्या होगा, फिर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। यहाँ पे क्या हुआ, ग्रोथ होगी, उसके बाद फिर क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, और उसके बाद फिर क्या होगी, दो कोशिकाएं जो है वो बन जाएंगी। तो मतलब क्या हुआ, एक कोशिका ने डीएनए प्रतिकृति बनाने के बाद अपना जो उसका स्वयं का वास्तविक रूप था उसको खत्म किया, और खत्म करने के बाद दो नई कोशिकाएं बनी। तो क्या ये जो दोनों नई कोशिकाएं हैं वो क्लोन है मातृ कोशिका की? नहीं, उन्होंने अपने आप को तोड़ करके दो नई कोशिकाएं बनाई हैं, और उसके बाद फिर उस नई कोशिका में वही वाला स्टेप होगा। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है, ये जो प्रक्रिया चल रही है, ये क्या कहलाती है, कोशिका चक्र कहलाती है। ये जो प्रक्रिया कोशिका में चलती रहती है ये कोशिका चक्र कहलाती है। अब सवाल ये है कि क्या बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या हर एक कोशिका में जो ये कोशिका चक्र है वो जीवन से मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जब तक बच्चों की ग्रोथ होती रहती है, जब तक शरीर में मतलब विकास होने की आवश्यकता होती है, तब तक ये कोशिका में जो डिवीजन है वो लगातार चलता रहता है, और उसके बाद वो निरंतर नहीं चलता। उसके बाद क्या होता है, फिर आवश्यकता अनुसार कोशिका में विभाजन होता है, यानी कि जरूरत पड़ने पर अवश्य होता है, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो नहीं होता है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अगर जरूरत पड़ती है, एक उम्र के बाद कोशिका विभाजन जो है वो आवश्यकता पड़ने पर होता है, यानी आवश्यकता अनुसार कोशिका विभाजन होता है, अननेसेसरी नहीं होता। ठीक, तो कोशिका चक्र में कितने भाग हो गए? कोशिका चक्र में पहली प्रावस्था जो है वो क्या है, वृद्धि, यानी हर कोशिका में क्या होती है, ग्रोथ होती है।
ग्रोथ के बाद क्या होता है, उस कोशिका में डीएनए की प्रतिकृति बनती है। डीएनए की क्या बनती है, प्रतिकृति बनती है, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक, और उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या होता है, डिवीजन हो जाता है। क्या होता है, सेल डिवीजन हो जाता है और सेल डिवाइड करके दो नई सेल्स का निर्माण कर देती है। सेल डिवाइड करके क्या करती है, दो नई सेल्स का निर्माण कर देती है। तो जो पहली सेल थी वो क्या कहलाई, मात्र कोशिका कहलाई या पेरेंट सेल कहलाई, और जो दोनों नई कोशिकाएं बनी वो क्या कहलाई, डॉटर सेल्स कहलाई या संतति कोशिकाएं कहलाई। अब इसके बीच में ये जो कोशिका चक्र चल रहा है, इसके बीच में बहुत सारे फेजेस आते हैं। इसके बीच में क्या आते हैं, बहुत सारे फेजेस आते हैं, और उन फेजेस को कंप्लीट करने के बाद सेल डिवीजन में बहुत सारे फेजेस होते हैं। तो कंप्लीट करने के बाद क्या होता है, सेल डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो पाता है। तो सेल साइकिल, कोशिका चक्र जो है सेल डिवीजन के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है, एक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। यानी कि हर सेल में डिवीजन होना है तो सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब सेल डिवीजन के दौरान क्या क्या होती है, एक तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और सेल में ग्रोथ होती है। पहले सेल में ग्रोथ होती है, उसके बाद क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो ये सभी प्रोसेस, जैसे आपका सेल डिवीजन है, डीएनए रेप्लिकेशन है, सेल ग्रोथ है, ये एक दूसरे के साथ इस तरह से कोऑर्डिनेट होकर चलते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप होते हैं, इस तरह से सही तरीके से होते हैं कि जो डॉटर सेल्स है, इसमें पेरेंट सेल का क्या होता है, जीनोम होता है। जो डॉटर सेल होती है उसमें पेरेंट सेल का ही डीएनए जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, या कह सकते हैं कि रिप्लेस हो जाता है। पहले अपनी संख्या को बढ़ा लेता है, उसके बाद सेम संख्या में क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। तो डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, अब सेल साइकिल जो है वो क्या है, घटनाओं का ऐसा सीक्वेंस है। सेल साइकिल जो है वो घटनाओं का ऐसा सीक्वेंस है जिसमें सेल जो है वो अपने जीनोम का डुप्लीकेशन करती है। डुप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, डुप्लीकेट शब्द का क्या मतलब हुआ, डुप्लीकेट का मतलब ओरिजिनल की कॉपी। डुप्लीकेट का मतलब क्या हुआ, डुप्लीकेट का मतलब हुआ कि ओरिजिनल की कॉपी। डुप्लीकेट का मतलब क्या हुआ बच्चों, डुप्लीकेट का मतलब हुआ कि ओरिजिनल की कॉपी। तो सेल साइकिल घटनाओं का ऐसा सीक्वेंस है जिसमें सेल अपने जीनोम का क्या करती है, डुप्लीकेशन करती है, और उसके अंदर मौजूद जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका क्या करती है, सिंथेसिस करती है, निर्माण करती है, और अंत में डिवाइड होकर के क्या बना देती है, दो डॉटर सेल्स का निर्माण कर देती है ना। तो कोशिका चक्र का मतलब क्या हो गया कि कोशिका में वृद्धि होती है। कोशिका चक्र का मतलब क्या हो गया, सीधा सा कि कोशिका में क्या होती है, वृद्धि होती है। उसके बाद उस कोशिका में मौजूद जो तत्व है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो आपका गुणसूत्र वाला मटेरियल है, क्रोमेटिन मटेरियल है, वो आपका कंडेंस होकर डीएनए के रूप में कन्वर्ट, डीएनए जो है वो क्या होगा, कंडेंस होकर के क्रोमोसोम के रूप में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर सेल डिवीजन होगा, यानी कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होगी। और कोशिका विभाजन में भी अलग अलग प्रावस्थाओं के उपरांत, यानी स्टेप बाय स्टेप ही ये चीजें फॉलो होंगी, और उसके उपरांत क्या होगा, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा, और उसके उपरांत क्या होगा, डॉटर सेल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी। आपका ओरिजिनल सेल से दो संतति कोशिकाएं बनेंगी, और उन दोनों संतति कोशिकाओं में फिर से यही कोशिका चक्र की प्रक्रिया होगी, यानी कि सेल साइकिल की प्रक्रिया होगी। उसके बाद फिर से नई नई सेल्स इस तरह से बनेंगी। तो सेल डिवीजन के दौरान जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होती हैं। क्या होती हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होती हैं, और ये इवेंट्स जो है वो जेनेटिक कंट्रोल के अंडर में होते हैं ना, जो जेनेटिक कंट्रोल है उसके अंडर में ये होते हैं। तो कोशिका चक्र में
जो सेल साइकिल है इसमें बहुत सारे फेजेस होते हैं। क्या होते हैं? कोशिका चक्र में बहुत सारे फेजेस होते हैं। तो अब आपको कोशिका चक्र में क्या होते हैं, इसमें बहुत सारी फेजेस होते हैं या प्रावस्थाएं होती हैं, फेजेस होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक बार 11th में आप पढ़ेंगे, आपको ग्रेजुएशन तक भी ये पढ़ने को आता है। तो सेल साइकिल के फेजेस के बारे में आपको जानना है। अब फेजेस ऑफ सेल साइकिल, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। अब इससे पहले, सेल डिवीजन जानने से पहले आप सबको पता है कि जो आपका डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, वो कितने तरीके का होता है? बेसिकली 3 तरीके का होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट 2 तरीके का है। तो आपको अभी 2 तरीके के बारे में बताया जाएगा। क्या होता है? एक तो होता है बच्चों माइटोसिस, माइटोसिस नाम सभी जानते हैं। एक होता है मियोसिस। अब इसको क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? समसूत्री विभाजन। और मियोसिस को क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। तो अलग अलग समय पे आवश्यकता अनुसार शरीर में ये विभाजन जो है वो होते हैं, लेकिन इसमें कुछ अंतर होता है। अब नाम से अगर समझने की कोशिश करें तो नाम से कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि समसूत्री का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो सूत्रों की संख्या है वो सेम रहेगी। सूत्रों से क्या मतलब है? सूत्रों से मतलब सिंपल है, अगर इसको आप इतना तोड़ के देखें तो सूत्रों से मतलब आपका गुण सूत्रों से हो जाता है। सूत्रों का मतलब क्या हुआ? गुण सूत्रों से। इसका मतलब है इसमें भी सूत्री शब्द आ रहा है और इसमें भी ये सूत्री शब्द आ रहा है, तो इन दोनों का तात्पर्य जो है वो उसमें क्या, गुण सूत्रों की संख्या से देख रहा है ना। तो गुण सूत्रों की संख्या में क्या परिवर्तन होगा उसके आधार पर ही इन दोनों विभाजन का नाम माइटोसिस और मियोसिस रखा गया, यानी कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन रखा गया। तो इसका मतलब क्या है कि समसूत्री विभाजन में क्या होगा? समसूत्री विभाजन में पहले उसको बहुत साधारण, बहुत आसान तरीके से समझेंगे कि मान लीजिए एक सेल है, मान लीजिए यहाँ पे भी एक सेल है, ठीक। अब इस सेल में क्या हुआ? कोशिका चक्र के बारे में सोचेंगे तुरंत ही। सेल साइकिल में क्या हो रहा था? ग्रोथ हो रही थी, है ना। क्या हो रही थी? ग्रोथ हो रही थी। तो यहाँ पे क्या हुई? यहाँ पे भी हुई ग्रोथ। पहला स्टेप दूसरा स्टेप समान रहा। समसूत्री विभाजन में भी ग्रोथ हुई और अर्धसूत्री विभाजन में भी क्या हुई? ग्रोथ हुई। अब आप सबको पता है कि किसी भी मनुष्य के हर एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। कितने होते हैं? 46 होते हैं, ठीक। इसके बाद समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो कोशिकाएं बनती हैं उसमें भी जो आपका गुणसूत्रों की संख्या है वो रहेगी समान, ठीक। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में एक तो समसूत्री विभाजन जो है वो 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा और अर्धसूत्री विभाजन जो है वो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 2 फेजेस में, यानी कि 2 प्रावस्थाओं में कंप्लीट होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में जहां पे ये 46 थे क्रोमोसोम के नंबर, जब ये 2 भागों में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे अब क्या हुआ? क्रोमोसोम्स के नंबर में जो है वो क्या हो गया? बदलाव हो गया, ठीक है। क्रोमोसोम्स के नंबर में क्या हो गया? बदलाव हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हुआ? ये हुआ फर्स्ट स्टेज, ये मियोसिस का फर्स्ट स्टेज हुआ। और उसके बाद इसी में एक और स्टेज आई जिससे 2 और सेल्स बन गई, लेकिन इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या थी वो कैसी रही? वो समान रही। यानी कि अब ये वाले में 23 रहे, इसमें भी 23 रहे,
और इसमें भी 23 वाली ही रहे और इसमें भी 23 रहे। तो अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन, इन दोनों के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपका माइटोसिस और मियोसिस। एग्जाम में बहुत बार, कितनी बार ये पूछा गया है कि अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन में क्या अंतर है। बहुत मतलब टीचर्स का, ये एग्जामिनर्स का ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर बताइए, है ना। तो पॉइंट वाइज बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहे अगर बच्चों का, तो पॉइंट वाइज उसको सही तरीके से अगर आप लिखते हैं तो एग्जामिनर जो है वो मार्क्स कभी भी कट नहीं करेगा। तो अब हम जानेंगे कि कैसे फेजेस जो है ऑफ लाइफ साइकिल क्या होते हैं। फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल क्या होते हैं, कोशिका चक्र की क्या प्रावस्थाएं होती हैं उसके बारे में आपको जानना है। फेजेस ऑफ सेल साइकिल, फेजेस ऑफ सेल साइकिल यानी कि कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं। कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं, कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं। तो आप सबको पता है कि ह्यूमन सेल कैसी सेल है, ह्यूमन सेल कैसी सेल है, मानव सेल जो है वो कैसी सेल है। मानव कोशिका एक यूकैरियोटिक सेल है। आप सभी को पता है कि इंसान जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड जीव हैं, बहुत ज्यादा एडवांसली डेवलप्ड जीव हैं। तो यूकैरियोटिक सेल जो है, एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल में जो है एक सेल को डिवाइड होने में लगभग कितना टाइम लगता है, 24 घंटे लग जाते हैं। एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल में, यानी कि एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल में अगर हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं ह्यूमन सेल को, तो एक ह्यूमन सेल को डिवाइड होने में लगभग कितने लगते हैं, 24 घंटे लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं, 24 घंटे लग जाते हैं। और उसी जगह पे अगर एक ईस्ट की बात करी जाए, डिवीजन टाइम यानी विभाजन का समय क्या है, डिवीजन टाइम क्या है, विभाजन का समय जो है वो 24 घंटे है। लेकिन अगर हम एक ईस्ट की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम एक ईस्ट की बात करें तो ईस्ट का जो डिवीजन टाइम है, डिवीजन टाइम वो कितना होता है, 90 मिनट्स। इसीलिए कहते हैं कि जो ये जो ईस्ट है, यानी कि ईस्ट क्या है, ये बहुत तेजी से अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। ईस्ट कहाँ पे ज्यादातर यूज होता है, आपको ब्रेड बनाने में भी ईस्ट का यूज होता है। तो उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा तेजी से अपने आप को ये रेप्लिकेट करते रहते हैं। तो ईस्ट के सेल साइकिल में लगभग कितने 90 मिनट्स लगते हैं। तो डिवीजन टाइम जो है, डिवीजन टाइम को हम क्या कह सकते हैं, डिवीजन टाइम को ही हम कह सकते हैं सेल साइकिल। यानी कि किसी एक कोशिका को विभाजित होने में जितना समय लगता है, हम कह सकते हैं कि उतना ही समय एक कोशिका चक्र को, यानी एक कोशिका को अपना जीवन काल पूरा करने में, एक कोशिका को अपना चक्र, अपना साइकिल कंप्लीट करने में उतना टाइम लगता है। तो ईस्ट में जो डिवीजन टाइम है वो आपका 90 मिनट्स का है। और एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, जिसमें हमने एज एग्जांपल लिया ह्यूमन सेल को, तो ह्यूमन सेल का जो डिवीजन टाइम है वो 24 घंटे का होता है। तो सेल साइकिल में अलग अलग क्या होती हैं बच्चों, सेल साइकिल में अलग अलग फेजेस होते हैं। क्या होते हैं, सेल साथ साथ उसको याद करते हुए चलेंगे, साथ साथ उसको दिमाग में बैठाते हुए चलेंगे ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। सेल साइकिल में क्या होते हैं, फेजेस होते हैं। जैसे मैंने आपको जीवन चक्र के बारे में बताया था कि जीवन चक्र को कंप्लीट करने में भी
फेजेस होते हैं, यानी अलग अलग प्रावस्थाएं होती हैं, उसी तरह से कोशिका को भी अपना विभाजन पूर्ण करने में, कोशिका को भी अपना डिवीजन करने में या अपने आप को विभाजित करके नई कोशिका बनाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में अलग अलग फेजेस होते हैं। क्या होते हैं? फेजेस। तो आपको पढ़ना है फेजेस ऑफ सेल साइकिल के बारे में, यानी कि कोशिका चक्र में कौन कौन सी प्रावस्थाएं होती हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो फेजेस, कौन कौन से फेजेस होते हैं? फेजेस ऑफ सेल साइकिल बेसिकली दो फेजेस में डिवाइड किया जाता है। बेसिक दो फेजेस होते हैं। बेसिक दो फेजेस होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका इंटरफेज। और दूसरे को हम कहते हैं कौन सा? एम फेज। अब इसको पूरा समझते हुए चलेंगे। एम फेज का मतलब हो गया माइटोसिस फेज। एम फेज का मतलब हो गया माइटोसिस फेज, यानी कि समसूत्री प्रावस्था। माइटोसिस फेज को हम क्या कहेंगे? हिंदी में हम कहेंगे इसको समसूत्री प्रावस्था। तो दो फेजेस हो गई, एक हो गया इंटरफेज और दूसरा हो गया आपका एम फेज, यानी कि माइटोसिस फेज यानी कि समसूत्री प्रावस्था। तो जो एम फेज है ये अवस्था रिप्रेजेंट करती है जिसमें एक्चुअल सेल डिवीजन होता है या माइटोसिस होता है। एम फेज जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? रिप्रेजेंट करती है एक्चुअल सेल डिवीजन को। एक्चुअल सेल डिवीजन यानी इंटरफेज में क्या होगा? और सारी प्रक्रियाएं होंगी और जो कोशिका के मेन विभाजन की प्रक्रिया है समसूत्री प्रावस्था, वो होगी एम फेज। वो क्या कहलाएगी? एम फेज कहलाएगी। तो इंटरफेज दो सक्सेसिव एम फेज के बीच की प्रावस्था को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एम फेज, दो एम फेज के बीच में जो टाइम होता है वो क्या कहलाता है? इंटरफेज कहलाता है। दो एम फेज के बीच में जो टाइम होता है वो क्या कहलाता है? इंटरफेज कहलाता है। यानी कि एक सेल में डिवीजन की प्रक्रिया हुई, विभाजन की प्रक्रिया हुई, दो नई सेल्स बनी और उन दो सेल्स के बीच में जो ग्रोथ की और डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया जिस टाइम में होती है वो टाइम क्या कहलाता है? इंटरफेज कहलाएगा। और उसके बाद फिर से एक्चुअल सेल डिवीजन की जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? एम फेज कहलाएगी। तो ह्यूमन सेल की जो सेल साइकिल है, आपको मैंने बताया कि उसका जो एवरेज टाइम होता है वो 24 घंटे होता है। उसका जो एवरेज टाइम है वो 24 घंटे का है, लेकिन सेल डिवीजन जो है वो केवल 1 घंटे में ही पूरा हो जाता है। और इंटरफेज जो है वो सेल साइकिल का 95% से भी ज्यादा टाइम लेती है। तो क्या कह सकते हैं कि ह्यूमन सेल की जो सेल साइकिल होती है, ह्यूमन सेल की जो सेल साइकिल होती है उसमें दो फेज होते हैं। आपने बात करी एक तो इंटरफेज की और दूसरी क्या होती है? एम फेज, यानी कि एक्चुअल जो है आपका डिवीजन का टाइम, एक्चुअल डिवीजन का टाइम। तो ये ये लेता है सेल साइकिल का पूरा 95% ऑफ टाइम। ये जो है पूरे कोशिका चक्र का 95% ऑफ टाइम कौन लेता है? इंटरफेज। और जो एम फेज है ये लगभग कितना लेता है? 1 घंटा, यानी कि 23 घंटा, कम से कम 23 घंटा जो है वो इंटरफेज में चला जाता है और लगभग 1 घंटे में जो है वो क्या कंप्लीट हो जाता है? सेल डिवीजन, जिसको कह सकते हैं माइटोटिक फेज या एक्चुअल सेल डिवीजन का टाइम जो है। जो एक्चुअल सेल डिवीजन का टाइम है
उसमें लगभग लगभग 1 घंटा लगता है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि कोई भी ह्यूमन सेल डिवाइड होने में कितना टाइम लगाती है, कोई भी ह्यूमन सेल डिवाइड होने में, ह्यूमन सेल डिवाइड होने में यानी विभाजित होने में कितना टाइम लगाती है, 24 घंटे लगाती है। तो जिसमें से विभाजित होने में 24 घंटे लगाती है, जिसमें से 2 फेजेस में विभाजन जो है, डिवीजन जो है वो कंप्लीट होता है। तो लगभग लगभग 95% टाइम जो है वो किस में जाता है, इंटरफेज में चले जाता है। और 1 घंटे का समय या लगभग 5% टाइम कह सकते हैं एम फेज या माइटोटिक फेज में जाता है। लगभग लगभग 23 घंटे जो है वो इंटरफेज में जाते हैं और लगभग लगभग 1 घंटे में जो एक्चुअल सेल डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो एम फेज की शुरुआत, अब आपको इंटरफेज के बारे में नहीं पढ़ना, लेकिन इस 1 घंटे में जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो आपको इस एम फेज के बारे में ही बहुत ज्यादा विस्तार से या कहेंगे गहराई से पढ़ना है, क्योंकि जितना पूरा सेल साइकिल में आप पढ़ेंगे उतना केवल और केवल एम फेज में आपको पढ़ने को मिलेगा, उतना ही केवल आपको एम फेज में पढ़ने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें कि एक मान लीजिए एक सेल साइकिल चल रहा है, मान लीजिए कि एक सेल साइकिल चल रहा है इस तरह से, इसमें फेजेस हैं बहुत सारे, इसमें क्या है, बहुत सारे फेजेस हैं, इसमें बहुत सारे फेजेस हैं, ठीक। तो ये जो है यहाँ पे मान लीजिए एक सेल है, एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है और ये सेल में साइकिल स्टार्ट हुआ। क्या स्टार्ट हुआ, सेल, क्या स्टार्ट हुआ, सेल साइकिल स्टार्ट हुआ, सेल साइकिल स्टार्ट हुआ। तो सेल साइकिल स्टार्ट होते होते ये पूरा फेज, ये पूरा फेज क्या कहलाएगा, इंटर फेज, पूरा यहां तक ये पूरा इंटरफेज कहलाएगा। और यहां से यहां के बीच ये क्या कहलाएगा, माइटोटिक फेज, ये क्या कहलाएगा, माइटोटिक फेज कहलाएगा। यानी कि ये है आपका G1 प्रावस्था, ये है आपकी S प्रावस्था, ये है आपकी G2 प्रावस्था और इसके बीच में आपकी 5 प्रावस्थाएं आती हैं। इसके बीच में आपकी कितनी प्रावस्थाएं आ जाएंगी, 5 प्रावस्थाएं, 1 2 3 4 और 5, 5 प्रावस्थाएं आ जाएंगी इसके बीच में। तो पहली क्या कहलाती है, पहले आप नाम याद करेंगे बच्चों, पहली क्या कहलाती है, प्रोफेज, पहली क्या कहलाती है, प्रोफेज कहलाती है। उसके बाद दूसरी प्रावस्था आएगी, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी मेटाफेज, क्या कहलाएगी, मेटाफेज। उसके बाद तीसरी प्रावस्था आएगी, वो क्या कहलाएगी आपकी एनाफेज। तो टाइम कम लेती है, लेकिन सबसे जो कॉम्प्लेक्स प्रावस्था है वो कौन सी है, एम फेज या माइटोटिक फेज, या जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें आपका विभाजन हो रहा है, सेल का एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा है, उसी प्रावस्था के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। आपको डायग्राम बना करके उसको सीखना होगा और आपको स्टेप बाय स्टेप लर्न भी करना होगा कि किस स्टेप के बाद कौन सी आती है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। अब इसको लर्न करने के कुछ ट्रिक्स भी हो सकते हैं, पर्सनल आप लर्न कर सकते हैं, PMA करके लर्न कर सकते हैं, या मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि ए पहले है तो एनाफेज पहले आएगा, ऐसा कभी भी इतना बड़ा मिस्टेक नहीं करेंगे। तो उसको स्टेप बाय स्टेप आपको लर्न करना होगा। एनाफेज के बाद क्या आता है, टीलोफेज, टीलोफेज आता है और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया होती है, साइटोकाइनेसिस। तो अब आप देख पा रहे हैं कि जो इंटरफेज था उसने क्या किया, सेल डिवीजन का इंटरफेज टेक्स
95% ऑफ सेल डिवीजन टाइम। और ये क्या करता है, तो लगभग ह्यूमन सेल की अगर बात की जाए तो लगभग 23 घंटे इसमें लगते हैं, लगभग 23 घंटा लगता है इंटरफेज में, और लगभग 1 घंटा लगता है किसमें, एम फेज में। लगभग 1 घंटा लगता है किसमें, एम फेज में या माइटोटिक फेज में, एम फेज में या माइटोटिक फेज में। तो 3-4 क्वेश्चन इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्लीट हुए। एक तो अगर टाइम की बात पूछी जाए तो 2 तरीके से पूछा जा सकता है, लगभग 23 घंटा या 95% ऑफ सेल डिवीजन टाइम, या पूछ सकता है 1 घंटा या कितने % ऑफ टाइम सेल डिवीजन का। ठीक, इंटरफेज में कौन कौन से फेजेस होते हैं ये भी पूछा जा सकता है, ग्रोथ 1 फेज, ग्रोथ 2 फेज और एस फेज। एम फेज में भी 5 प्रावस्थाएं होती हैं आपके, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और उसके बाद साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस का मतलब, साइटो का मतलब क्या होता है, साइटो का मतलब आपका कोशिका, साइटो का मतलब कोशिका, यानी कोशिका फाइनली जब टूट के अलग होगी उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया कहेंगे। तो एम फेज किस प्रावस्था को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें एक्चुअल सेल डिवीजन होता है या माइटोसिस की प्रक्रिया होती है। ठीक, इंटरफेज जो है वो 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच की प्रावस्था को रिप्रेजेंट करता है। इंटरफेज किसको करता है, 2 सक्सेसिव माइटोटिक फेज के बीच की प्रावस्था को या उसके बीच के फेज को रिप्रेजेंट करता है। आपको मैंने बताया कि ह्यूमन सेल की जो सेल साइकिल है उसका एवरेज टाइम 24 घंटे का होता है, जिसमें सेल डिवीजन सिर्फ 1 घंटे में पूरा हो जाता है। तो बाकी जो टाइम है वो किस में लगता है, बाकी का टाइम इंटरफेज में लगता है, और इंटरफेज जो है वो सेल साइकिल का 95% से भी ज्यादा का टाइम ले लेती है। अब एम फेज की शुरुआत किससे होती है, न्यूक्लियर डिवीजन से होती है। एम फेज, ये जो सारा झमेला है वो आपको पढ़ना है केवल किसके बारे में, एम फेज के बारे में। एम फेज की जो शुरुआत है वो किससे होती है, न्यूक्लियर डिवीजन से। किससे होती है, न्यूक्लियर डिवीजन से होती है एम फेज की शुरुआत। एम फेज की शुरुआत किससे होती है, न्यूक्लियर डिवीजन। यानी कि क्या हो रहा है, न्यूक्लियर का मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल है उसमें बढ़ंत होगी और न्यूक्लियस जो है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो स्टार्टिंग में क्या होगी, एम फेज की स्टार्टिंग जो होती है उसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस को एक शब्द है कैरियन। जब आप ये छोटे क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि कैरियन शब्द किसको कहते हैं, न्यूक्लियस को। कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब ही होता है न्यूक्लियस। आप सबको पता है कि साइंस में ज्यादातर जो वर्ड्स हैं वो लैटिन भाषा से लिए गए हैं, या कहीं कहीं कोई वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, तो इसलिए हम साधारणतया उसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन एक बार अगर पढ़ लेंगे तो उसको आपको वो समझ में आ जाएगा। जैसे यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ये जो 2 फेजेस हैं उसमें जो कैरियन शब्द है वो आपका किससे रिप्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस से। यानी प्रोकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस जो है वो फुली डेवलप्ड नहीं था, प्रोकैरियन, और यूकैरियन जिसमें न्यूक्लियस जो था वो फुल्ली डेवलप्ड था। तो कॉन्सेप्ट अगर पकड़ेंगे, कॉन्सेप्ट अगर समझेंगे तो आपको एक बार प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर एक बार आपने पढ़ा तो बार बार आपको वो पढ़ना नहीं पड़ेगा, और लाइफ टाइम हमेशा ही वो यूज होता रहता है। तो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने सेल साइकिल के बारे में जाना, कोशिका चक्र के बारे में जाना, और कोशिका विभाजन के बारे में, उनमें कौन कौन सी प्रावस्थाएं होती हैं, फेजेस ऑफ सेल साइकिल विस्तार में हम जानेंगे अगले भाग में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।